आज हम तेलंगाना स्टेट क्लास 7th ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी बुक का नाम, टेक्स्ट बुक का नाम है बाल बसंत 2। बाल बसंत 2 का ये चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर का नाम है दादी माँ। तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये तेलंगाना स्टेट क्लास 7 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी बाल बसंत 2 चैप्टर नंबर 2 दादी माँ का। तो ये इसको लिखें दादी माँ, ये कहानी है। इसको लिखें शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है दादी माँ। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। शिव प्रसाद सिंह ये दादी माँ के लेखक हैं। तो कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते भी बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। तो मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो ये एक दादी माँ के ऊपर एक लिखा गया है कहानी है। तो दादी माँ की अपनी जुबानी में वो बोल रही कि मैं कमजोर हो चुकी हूँ और मुझे अभी सब लोग जैसे बरसात और बसंत देखने के बाद भी जब मेरा मन सदा नहीं अनमना सा लग जाता है, तभी वो शुभचिंतक, कभी उनके जो मित्र शुभचिंतक सब उनके मुंह पर भी मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली जो छुट्टियां होता है उसका सूचना दे देते हैं और पीठ पीछे उनकी कमजोर और जरा से भी प्रतिकूलता से घबराने वाले कहकर वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये था दादी माँ की अपनी जो मन में सोची हुई वो यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता है क्या है। तो ये वो बोल रहे हैं कि दादी हम सोच रहे हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा अब कभी उन बातों को मैंने कभी नहीं सोचूंगा। जो जिसको जो बोलना है वो बोलने दो, अभी मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है जाने दो, जिसको जो सोचना है सोचते हैं। तो वो लोग सोच रहे हैं तो मुझे क्या है, रिपीट बोल के वो ऐसे बोल रहे हैं। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों की समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। जैसे शरद ऋतु में जैसे किरणें, सूर्य की किरणें जो थोड़ा हल्की हल्की सूरज की किरणें, स्वच्छ शीतल किरणें जब किसी धुंधली छाया, धुंधली जो फॉग होता है उसमें उसको देख के उनका मन भी बहुत ही प्रफुल्लित हो उठता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिल्लोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेर और बनब्याज की जड़ तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी से खिलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के वो वहां पे किनारे में बैठकर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। वहां पे जंप कर रहे हैं। वो जलाशय यानी कि जो फव्वारे यानी कि जो ये पौंड जैसे पानी का जो जलाशय होता है वहाँ पे सब लोग बच्चे, वो गांव के बच्चे वहाँ पे गर्मी में खिलखिलाती गर्मी हो रहा है तो इसीलिए सड़क के साइड में जो एक विचित्र कीचड़ सूखा, रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के जो लड़के किनारे में झाग भरे जलाशय वहाँ पे और वहाँ पे जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिढ़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मतलब वो आषाढ़ में आम और जामुन नहीं मिलने से भी चलेगा, चिंता नहीं है। अगहन चिगड़ा और गुड़ न मिले भी चलेगा, दुख नहीं है। और लेकिन
जो ये जो गर्मी में कुआं यानी कि जो फव्वारे जो ये जलाशय होता है वहाँ पे कूदना, जो पानी में कूदना ये नहीं होगा तो बहुत ही बड़ा बुरा मालूम होता है बोल के वो यहाँ पे वो लिखे। अपनी मन की बातें यहाँ पे वो लिखे। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। फिर वो 2-3 दिन वो वहाँ पे जंप किए थे वो जलाशय में, तो उनको बीमार हो गए थे। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हुए, मतलब फीवर हो गया था उनको, सर में साधारण दर्द, मतलब सिर दर्द भी हो रहा था। खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू भी खा रहे थे, नींबू का पानी और साबू जो साबू खाते हैं उसको खा रहे थे, लेकिन इस बार ऐसी चीज भी नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा था चढ़ता ही गया, वो ज्वर ज्यादा यानी कि फीवर बहुत ही बढ़ गया था। रजाई पर रजाई और उतरा। रात 12 बजे के बाद उनका ज्वर यानी कि फीवर थोड़ा कम गया था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई और शायद नहाकर आई थी इसी साग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह शने शरीर पर सफेद किनारे। फिर उनकी जो वो लड़का था, जो दादी माँ फिर आई और उसको देख के वो नहा कर आया था वो लड़का, तो इसीलिए वो फिर झाग वाले जल में, तो पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारेहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता, जैसे उसकी जो दादी माँ की वो बखान यहाँ पे किया है। आते ही उन्होंने सर पटे छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे को मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के साथ बैठी रहती। चारपाई यानी कि जो बेड होता है, चारपाई। कभी पंखा झलाती और कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप भी वो करती थी और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान वो करती थी उसकी दादी माँ। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में आधे बाहर से आकर तो नहीं चल गया। आधे लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ की गवई गांव की 50 किस्म की जो दवाई वहाँ पे उनको नाम याद है उनको अभी भी। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम वो करती थी उसकी जो दादी माँ थी। जो गांव में उनके कोई भी बीमार होता तो उसके पास वो जाके वो उनका देखभाल करती थी, उनको जड़ी बूटी ये देती थी, उनका काम था ये। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना करके फिर भूत से भी लेकर यानी कि जो किसी को ज्वर होता था उसका दवाई भी ये देती थी उसको, लोगों को। तो ये था फर्स्ट पेज का। फिर नेक्स्ट पेज में क्या है जानेंगे, नेक्स्ट पेज का स्टोरी। फिर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान वो विश्वास के साथ वो सुनाती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर वो स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलभार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता तो चादर या गिलाब नहीं बदले जाते तो वो वैसे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस का जो महाराज यानी कि जो उनका जो कुक अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू वो खिलाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुमेन मिक्सचर को सीसी के तिहाई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जो नहीं होता। किसान भैया की शादी ठीक हुई है। दादी माँ के उत्साह और आनंद का भी क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी भी आते हैं, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और बाहिन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ
करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुखी रामी की चाची वहाँ पे वो खड़ी है। उनके जो नेवर में वहाँ पे दुखी की चाची वहाँ पे खड़ी है। सो न होगा तो धन्नो, रुपए मत सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं? मांगने के समय भी कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी थी। वो पैसा मांगने आई थी तो वो अभी उसको देने का टाइम हो गया था, वो अभी तक नहीं दी है, वो बोल रही है। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? बोल के वो सुना रही है दादी माँ उस लेडी को। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई वो वहाँ पे रोती हुई बोलती है। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की और झुक के वो बोलती है कि बिटिया की शादी है दादी माँ, आप न दया करेंगी तो, और उस बेचारी का निस्तार क्या कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के मैं आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। फिर वो दादी माँ बहुत ही ये रूढ़ी यानी कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ख्याल की थी, क्योंकि वो अभी नहा के आई तो मुझे छूना नहीं बोल के वो पीछे हट जाती है। तो इसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे।